नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बताएंगे देश भर की बड़ी खबरें, साथ ही बात करेंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई जारी। सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की। सीबीआई ने कहा, दोबारा नीट एग्जाम के लिए हमारे सामने ठोस कारण होने आवश्यक। नीट मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। तीनों डॉक्टरों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप। नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज समेत 7 सदस्यीय पैनल किया गठित। राज्यपाल ने उठाए सवाल, कहा पश्चिम बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उकसाने वाले बयान पर भाजपा ने साधा निशाना। कहा, मौत, हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। राहुल गांधी को नसीहत। कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता दिखाएं थोड़ी परिपक्वता। 1392 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में ईडी को दिल्ली समेत 5 शहरों में 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। महेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के फॉर्म पर छापेमारी जारी। विवादित प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर हिरासत में। पुणे स्थित पुलिस स्टेशन में लाकर पुलिस कोर्ट में करेगी पेश। कहीं उमस भरी गर्मी तो कहीं बारिश ने बढ़ाई परेशानी। उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट। असम में बाढ़ से राहत, लेकिन आफत बरकरार। महिला एशिया कप कल से श्रीलंका में हो रहा है शुरू। 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। कलगत विजेता भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा सामना। और अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई जारी है। सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की है। सीजेआई ने कहा है कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण हो। तो एक बार हम फिर से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई जारी है। सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है और सीजेआई ने कहा है कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण हो। तो सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है और नीट मामले पर सुनवाई जारी है। सीजेआई ने साफ कहा है कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए ठोस कारण होने चाहिए और सुनवाई लगातार इस मामले में जारी है। तो नीट पेपर लीक मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है। सुनवाई से पहले सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। चारों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। सभी डॉक्टर 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि चारों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है और चारों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गई है। नीट पेपर लीक मामला सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्यों से अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसने पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया। तो सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 25 दिनों में अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीबीआई के हिरासत में पटना एम्स के 4 डॉक्टर हैं और मिसिंग लिंक की जा रही है तलाश। एम्स पटना के सीईओ जीके पॉल ने डॉक्टरों को सीबीआई की हिरासत में लिए जाने के मामले में कहा कि उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है।
उधर नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो इन्फॉर्मेशन है और जो घटना घटा है इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं। 4 स्टूडेंट को सीबीआई टीम आके लेके गए हैं। हमें पता नहीं ये गिरफ्त किए हैं कि ऐसे लेके गए हैं इंटरोगेशन के लिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है, टोटल 4 स्टूडेंट का सीबीआई हिफाजत में है। और इस पूरे मामले पर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास सारथी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, मधुरेश नारायण हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, सुनवाई जारी है और मधुरेश हमारे साथ पहले जुड़े हैं। मधुरेश, सबसे पहले जो कार्रवाई सीबीआई ने की है उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ हासिल हुआ है अभी तक? मधुरेश नारायण हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। मधुरेश, हमारी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल। जी इस पूरे मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है और सीबीआई ने 4 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले एक डॉक्टर को कल शाम में पूछताछ के लिए हिरासत में दिया गया था। उसके बाद सीबीआई की टीम दोबारा एम्स हॉस्टल पहुंची और वहां से फिर डॉक्टर और 3 डॉक्टर को साथ में पूछताछ के लिए लेके गई। इसके बारे में एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि उनके पास भी अभी बहुत जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने सीबीआई से रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले में उन्हें भी जानकारी दी जाए और जैसे ही जानकारी आगे मिलती है तो फिर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मधुरेश, क्या कुछ प्रक्रिया के बारे में भी पता लग पाया है? किस तरह से ये इस पूरी जालसाजी को अंजाम देते थे? जो पेपर सॉल्व हुआ वो किस तरह से हुआ और किस तरह से जो है ये तमाम लोगों तक पहुंचा? हाँ जी बिल्कुल। जब ये जांच शुरू हुई थी तो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने ये कहा था कि इस पूरे मामले में 9 डॉक्टर संलिप्त हो सकते हैं जिन्होंने इस पेपर को सॉल्व किया था। इसी बात को आधार बनाकर सीबीआई भी जांच कर रही थी। पहले फेज में सीबीआई को जानकारी मिली कि एम्स के कुछ डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं और इस बात को ही सूत्र बना करके सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अब ये समझा जा रहा है कि इन 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, इनसे पूछताछ के बाद अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी मिलेगी और सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। विकास, क्या कुछ अभी तक सामने आया है? सुनवाई लगातार जारी है। रमा, अभी कोर्ट जो याचिका करता है जिसमें री एग्जामिनेशन चाहते थे उनके वकीलों को सुन रही है और उनके आर्ग्यूमेंट पर उनको बताए गए हैं कि वो आखिर किन ग्राउंड्स पर री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। कोर्ट को ये आंकड़े भी बताए गए कि कितने स्टूडेंट जो टॉपर 100 स्टूडेंट्स हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, क्या वो किसी एक राज्य, एक शहर या किसी खास सेंटर से हैं। तो केंद्र की तरफ से कहा गया कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि टॉपर जो वो किसी खास शहर या सेंटर के हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये डेटा ये दिखाता है कि 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लगभग 56 शहरों से 95 सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 100 रैंकर्स रहे हैं। तो ये आरोप लगाना कि पेपर लीक की वजह से कुछ लोगों के परफॉर्मेंस में बड़ा इजाफा देखा गया है, ये सब गैर तथ्यात्मक बातें हैं, इनमें कोई फैक्ट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी जो पिटिशनर्स हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुन रहा है। इसके बाद ही ये तय होगा कि क्या कोर्ट कोई ऐसा डायरेक्शन देगा जो पिटिशनर्स मांग रहे हैं री एग्जामिनेशन वगैरह की, क्योंकि कोर्ट लगातार शुरू से बात करें कि बहुत ठोस कारण होने चाहिए, ठोस वजह होनी चाहिए री एग्जामिनेशन के ऑर्डर के लिए, और यही कोशिश याचिकाकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। आईआईटी मद्रास की जो डेटा एनालिटिक्स स्टडी जो थी उस पर भी सवाल उठाने की कोशिश हुई पिटिशनर्स की तरफ से कि ये जो सैंपल है, ये जो रिपोर्ट है, 23 लाख स्टूडेंट्स की जो रिपोर्ट है उसको ग्राफिकली ऐसे दिखाना, उसमें आप कैसे चिन्हित कर पाएंगे कि किस स्टूडेंट 23 लाख स्टूडेंट्स को अगर आप एक ग्राफिक चार्ट पर दिखाते हैं तो उसमें ये संभावना इस बात की बड़ी रहती है कि असली जो भी बेनिफिशियरी हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा उस ग्राफ में। ये इस तरह की दलीलें याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी जा रही हैं। हालांकि एनटीए और केंद्र अभी भी ये कह रहा है कि पेपर लीक का जहां तक आरोप है वो सीबीआई जांच कर रही है उसकी, लेकिन एनटीए के स्तर पर ऐसी कोई रिपोर्ट उनको नहीं मिली अपनी टीम से,
ना ही कहीं पर जो सील्ड एनवेलप थे उनकी सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, ना ही जो डिजिटल सेफ लॉक थे उनसे कोई छेड़छाड़ हुई। इसलिए पेपर लीक एनटीए के स्तर पर एनटीए ये कहना है कि ऐसा कोई घटना उनके सामने नहीं आई है, लेकिन साथ ही साथ एजेंसी का ये भी कहना है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद ही स्थिति बेहतर हो पाएगी। वो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई 2 स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। उनको जब कोर्ट देखेगा तो स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी कि एनटीए और केंद्र जो बात कह रहा है वो ठीक है या याचिकाकर्ताओं के दावे में कुछ तथ्य हैं। जी विकास, अगर पिछले 20 दिनों से ज्यादा की बात करें तो सीबीआई ने भी बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो कितनी अहम हो जाती है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए इस स्टेटस रिपोर्ट को आज सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो पिटिशनर्स ने जो री एग्जामिनेशन मांग रहे हैं उन्होंने भी एक बार कोर्ट के सामने बात रखी कि उनको इसकी कॉपी नहीं मिली है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो पूरी पारदर्शिता में यकीन करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इसीलिए इसको किसी भी स्टेक होल्डर को, याचिकाकर्ताओं को देना कहीं ना कहीं जांच के साथ जो जांच की जो प्रगति है उसको प्रभावित कर सकता है। इसीलिए कोर्ट अभी इस फेवर में नहीं है कि इसकी स्टेटस रिपोर्ट को साझा किया जाए। तो जाहिर है उसके कंटेंट किसी को पता नहीं है, सिर्फ सीबीआई जानती है या फिर सुप्रीम कोर्ट जब इस रिपोर्ट को देखेगा तो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी होगी कि जांच का स्टेटस क्या है, एग्जैक्टली कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितनों की संभावित गिरफ्तारी होनी है और क्या कोई स्टूडेंट इसका बेनिफिशियरी है। क्योंकि जो आज अरेस्ट किए गए हैं, जो आप अभी पटना संवाददाता हमारे बता रहे थे कि डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है, उन्होंने पेपर सॉल्व किया, तो किन स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर सॉल्व किया गया था, उसके बेनिफिशियरी कौन है, क्योंकि उनको अलग किया जाना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि उनके साथ कड़ी कार्रवाई जब की जाए तो बिल्कुल किसी तरह की नरमी दिखाई नहीं जानी चाहिए। ये सारी चीजें आगे कैसी होंगी, ये सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से साफ होगा कि बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स कौन कौन लोग थे। बिल्कुल विकास, बेहद महत्वपूर्ण इस मामले में ये भी हो जाता है कि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। किस तरह से इस पूरे मामले पर इससे असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट को सीबीआई की जो रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट, वो सील्ड एनवेलप में कोर्ट को दी गई और अगर हम अभी कोर्ट में जो कार्रवाइयां होती हैं, अभी तक हमने देखा है कि चीफ जस्टिस सील्ड एनवेलप में जो रिपोर्ट दी जाती हैं उनके पक्ष में नहीं रहे। अन्य मामलों की अगर हम बात करें तो हमेशा ये माना गया है कोर्ट की तरफ से कि एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पक्षकारों को पता होना चाहिए कि आखिर में जो दस्तावेज कोर्ट में रखे गए हैं उनका कंटेंट क्या है। लेकिन इस पर हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहली बार ये कहते हुए देखा है कि इस मामले में कम से कम सील्ड एनवेलप में ही रहे रिपोर्ट तो बेहतर है, क्योंकि संभावित गिरफ्तारियां सीबीआई की ओर से अगर कुछ की जानी है उन पर असर पड़ सकता है, या जांच किस दिशा में चल रही है, किन लोगों पर सीबीआई आगे जांच जारी रखे हुए अपनी, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में सीबीआई की जांच चल रही है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ये खुद सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। और इसीलिए इस स्टेज पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक होने की उम्मीद बहुत कम। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने अब तक इस मामले में किस तरह की दलील दी है? देखिए, केंद्र की दलील यही रही है कि जो भी परीक्षा हुई उसमें कहीं पर भी पेपर लीक की बात केंद्र की ओर के ध्यान में नहीं आई है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पेपर मिसिंग हो या किसी लिफाफे को खोला गया हो या किसी सेफ की सेफ्टी से जो सील्ड लॉक्स में जो जाते हैं न्यूज, ये जो पेपर जाते हैं उनको किसी तरह से निकाला गया हो। तो ना तो सेफ की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ना ही कोई पेपर गायब हुआ है। इसीलिए पेपर लीक की बात को केंद्र हमेशा ये कह रहा है कि ये ज्यादातर बातें इसमें अफवाहें हैं। खासतौर से जो वीडियोज आए सोशल मीडिया पर जिसमें ये दावा किया गया कि पेपर लीक हो गया, वो सब फैब्रिकेटेड वीडियो हैं, ये एनटीए का भी कहना है। और जो बड़ा एक री एग्जामिनेशन का मसला रमा ये होता है जब लार्ज स्केल कोई गड़बड़ी हुई हो। अगर छोटे स्तर पर गड़बड़ी हुई है और वो कुछ खास छात्रों तक सीमित थी, कुछ खास बेनिफिशियरी थे उसके, तो ऐसी स्थिति में भी री एग्जामिनेशन नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स को पनिश किया जाएगा, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन मास स्केल अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो री एग्जामिनेशन का संभावना बिल्कुल नहीं बनती है यहाँ पर। और यही केंद्र की दलील है कि जांच का विषय है, सीबीआई जो जांच कर रही है वो अपनी तरफ से जारी है, लेकिन ये कहना कि पेपर की पूरी शुद्धता ही भंग हो गई है, पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है, इसलिए री एग्जामिनेशन हो, ये दलील याचिकाकर्ताओं की गलत है।
बिल्कुल, हमारे साथ मधुरेश भी जुड़े हुए हैं। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से, क्योंकि आपने बताया कि जो 9 लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरह की बात बताई जा रही है। अब ये जो 4 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, इनसे क्या कुछ जानकारी मिली है? किस तरह से इस मामले के जो तार हैं वो अन्य जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं उनको जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? किस पैटर्न पर जांच हो रही है? देखिए, इस पूरे मामले में जो है वो सीबीआई की जो जांच है उसमें संजीव मुखिया को सबसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है। उसके बाद उसके राइट हैंड के रूप में रॉकी को देखा जा रहा है और उसके बाद फिर नीचे के लोग हैं। इस पूरे मामले में संजीव मुखिया अभी भी फरार है, लेकिन रॉकी की गिरफ्तारी हो गई है। रॉकी की गिरफ्तारी के से मिली जानकारी के अनुसार ही सीबीआई की आगे की जांच चल रही है और सीबीआई ने जो सीबीआई के सूत्रों से अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि सीबीआई के पास में जो भी पेपर लीक से जुड़े हुए लोग थे, लगभग सबके सीरियल्स मिल रहे हैं, सिवाय उस व्यक्ति के जिसने इस पूरे मामले में जानकारी दी कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि जिसने पेपर निकाला वो सीबीआई के बिल्कुल मधुरेश, यही एक बड़ा मिसिंग लिंक है जिसकी तलाश जारी है। मधुरेश, बहुत शुक्रिया, और विकास आरती, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर हमला साधा। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले का उदाहरण देते हुए राजनेताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति और प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। निजी कंपनियों में आरक्षण मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और उद्योग जगत के भारी विरोध के चलते कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है। विरोध के चलते सरकार ने निजी कंपनियों में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण वाले अपने कैबिनेट के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा था कि कैबिनेट ने कर्नाटक में निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। इस पोस्ट के बाद कर्नाटक सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कर्नाटक भाजपा विधायक सीटी रवि ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल नाटकबाजी कर रही है। स्थानीयों को आरक्षण देने का केवल नाटक है। असल में हर गांव में
कन्नड़ स्कूल बंद हो रहे हैं। नाटकबाजी है, इश्यू डाइवर्ट करने के लिए। ये आज माहौल कांग्रेस के खिलाफ है, आज माहौल सीएम सिद्धरामैया जी के खिलाफ है, आज माहौल एकदम इस सरकार के खिलाफ है। उसको इश्यू डाइवर्ट करने के लिए हर तरीका ढूंढ रहा है। कन्नड़ा स्कूल हर गांव में बंद हो रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इस सरकार क्या करता है? कन्नड़ियों को केवल नाटकबाजी, नौटंकी कर रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने प्राइवेट कंपनियों को एक बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम आपकी निराशा को समझते हैं। हम विशाखापत्तनम में हमारे आईटी सेवाओं, एआई और डेटा सेंटर क्लस्टर में अपने बिजनेस का विस्तार करने या इसे ट्रांसफर करने के लिए आपका स्वागत करते हैं। हम आपको सरकार की ओर से बिना किसी प्रतिबंध के आपके आईटी एंटरप्राइज के लिए सबसे बेहतर श्रेणी की सुविधाएं, बिजली, बुनियादी ढांचा और सबसे बेहतर स्किल्ड टैलेंट प्रदान करेंगे। आंध्र प्रदेश आपके स्वागत के लिए तैयार है, कृपया संपर्क करें। वहीं बिल पर तकनीकी उद्योग के शीर्ष लॉबी समूह नासकॉम ने चिंता जताई है। नासकॉम ने कहा कि यह कानून प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य की बढ़त को खत्म कर देगा और अब तक हुई प्रगति को समाप्त कर देगा। संगठन ने चिंताओं पर चर्चा करने और राज्य की प्रगति को पटरी से उतरने से रोकने के लिए प्रदेश के अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक का आग्रह किया। आईटी कंपनियों के निकाय ने बयान में कहा, नासकॉम के सदस्य इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर काफी चिंतित हैं। विधेयक के प्रावधान इस प्रगति को उलटने, कंपनियों को दूर करने और स्टार्टअप को दबाने की चेतावनी है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अधिक से अधिक वैश्विक कंपनियां राज्य में निवेश पर विचार कर रही हैं। और हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु से। शुभा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, सरकार के इस बैकफुट पर आने का कदम और जो प्राइवेट कंपनीज की चिंताएं थी, उनसे पहले भी सरकार रूबरू थी, तो इस तरह का वादा किया ही क्यों गया? कर्नाटक सरकार ने जो डिसीजन लिया था, सडनली इन्होंने अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनियों को और सारे जनता को पता चला कर्नाटक ने ये डिसीजन लिया। 50 से 75% तक रिजर्वेशन का जो अनाउंसमेंट किया, कंपनी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जनता भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन कर्नाटका के जनता को ये परिपूर्ण माहिती भी नहीं थे कर्नाटक में औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा कुछ होगा। अभी इन्होंने डिसीजन तो किया पर इनको ही क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं था। एक दिन में इन्होंने अपने डिसीजन को वापस लिया, जो यू टर्न में लिया। अभी इनका जवाब भी नहीं मिला है कर्नाटका के लोगों के। सारे लोग एक तरफ चिंता कर रहे थे, कर्नाटक में अभी उनको जॉब सेक्टर मिला तो प्राइवेट या गवर्नमेंट, अभी तो एक तो जॉब मिलेगा ऐसे भरोसा कर्नाटका के लोगों में थे। पर सिद्धरामैया सरकार, सिद्धरामैया नेतृत्व सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया, सिर्फ एक ही दिन के उसके अनाउंसमेंट को रिटर्न ले लिया। अभी लोगों का ये क्या कर रहा है, कर्नाटक सरकार जनता के साथ खेल खेल रहा है ऐसे समझ में आ रहा है। कोई तो राजनीतिक परिणाम जो है कर्नाटक के लोगों में असर पड़ रहे हैं। अभी तो कर्नाटका के कंपनी भी ऐसे नियमों को नहीं समझ में आ जाता था। स्किल और अनस्किल के बारे में इन्होंने भी बताया और कर्नाटका के शिक्षण को, कर्नाटका के एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, इसको स्किल डेवलपमेंट किया। ना केवल कर्नाटक के, इडीे भारत में ये लोग काम कर सकते थे, लेकिन सरकार ने एकदम ये अनाउंसमेंट भी किया और इसका रिटर्न भी ले लिया। बिल्कुल, किस तरह का दबाव सरकार पर दिखाई दे रहा है? बैकफुट पर तो दिखाई दे रही है, जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनमें किस तरह का, कितना रोष है? अभी इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया और इनको भी क्लैरिटी नहीं था, अभी ये वापस भी लिया। इसके ऊपर बीजेपी ने आज बेंगलुरु में प्रतिभटन का आयोजन भी किया है। कर्नाटका के कन्नडिगा के लोगों के साथ इन्होंने अभी खेल खेल रहा है ऐसे बोल के इन्होंने प्रतिभटन का आयोजन भी किया। कर्नाटक सरकार लोगों के लिए क्या देना है, क्या नहीं देना है, एकदम पोजीशन में रहकर इन्होंने पीपलों के साथ इन्होंने खेल खेल रहे हैं। अभी तो युवा निधि का गारंटी भी इन्होंने दिया था, अभी उद्योग के गारंटी भी दिया था। दोनों गारंटियों में इन्होंने एक ही काम को नहीं कर पा सकता है। कर्नाटक सरकार जो वादा कर रहे हैं जनता के लिए, वो वादा अभी तक पूर्ण नहीं किया है।
बिल्कुल, नास्कॉम ने भी इस पर चिंता जताई है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी उद्योग हैं, उनमें किस तरह की चिंताएं हैं? उनकी जो चिंताएं हैं वो क्या हैं? वो क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले में? अभी कंपनियों ने बताया था कि स्किल और अनस्किल के बारे में स्किल डेवलपमेंट किया तो हम आपके कन्नडिगा को कंपनी में ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने स्किल का ट्रेनिंग भी नहीं दिया था। कंपनियों को भी नोटिस नहीं मिला जो कर्नाटक सरकार ऐसे कदम उठा सकता है। इन्होंने एकदम अनाउंस करने के बाद कंपनियों भी विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया है। अभी शुभा, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की जन कल्याणकारी घोषणाओं के कारण राज्य की जनता ने लोकसभा चुनाव में 39 सीटें जिता कर दी, लेकिन अब बिजली बिलों की बढ़ी दरों के कारण जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने बिजली के बिलों में 4.83% तक वृद्धि की है। तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। नया टैरिफ आदेश इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगा। इसमें सीपीआई के आधार पर बिजली शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। टैरिफ आदेश के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के स्लैब में 20 पैसे से 55 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि द्विमासिक 400 यूनिट के न्यूनतम स्लैब को 4.60 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 4.80 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। 401 से 500 यूनिट के स्लैब को 6.15 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.45 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। 501 से 600 यूनिट के लिए अब उपभोक्ताओं को 8 रुपए 15 पैसे की जगह 8 रुपए 55 पैसे देने होंगे। वहीं 601 से 800 यूनिट के लिए ग्राहकों को 9 रुपए 20 पैसे की अब 9 रुपए 65 पैसे चुकाने होंगे। 801 से 1000 यूनिट के स्लैब को 10 रुपए 20 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपए 70 पैसे कर दिया गया है। 1000 यूनिट से ऊपर के उच्चतम स्लैब में टैरिफ की कीमत को भी 11 रुपए 25 पैसे से बढ़ाकर 11 रुपए 80 पैसे कर दिया गया है। 500 यूनिट के लिए नया द्विमासिक शुल्क 2455 रुपए की पुरानी दर के मुकाबले 2565 रुपए किया गया है। टैरिफ श्रेणी 1E लो टेंशन सहित बहुमंजिला अपार्टमेंट में सामान्य सुविधाओं के लिए दर 8.15 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 8.55 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है और निर्धारित शुल्क 102 रुपए की पुरानी दर के मुकाबले संशोधित कर 107 रुपए प्रति किलोवाट प्रति माह कर दिया गया है। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति और सीवेज की अन्य एलईटी श्रेणी के लिए टैरिफ 8.15 रुपए से बढ़ाकर 8.55 रुपए कर दिया गया है। पूजा स्थलों, कुटीर एवं सूक्ष्म उद्योगों, निजी शिक्षण संस्थाओं एवं छात्रावासों तथा उद्योगों एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए भी टैरिफ में वृद्धि की गई है। इस बीच एआईएडीएमके के महासचिव एड्डप्पादी पलानीस्वामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जैसे विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार की निंदा की। राज्य सरकार ने बिजली की कीमतों में वृद्धि कर दी है और इससे आम लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार का यह कहना है कि ये बिजली की दरों में मामूली सी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये मामूली सी बढ़ोतरी उनके रोजाना के इनकम पर बहुत ही भारी पड़ रही है। कैमरामैन मनोहरन के साथ मैं रितेश रंजन, डीडी न्यूज। तो तमिलनाडु के लोगों को किस तरह से बिजली की मार उनके ऊपर पड़ी है, हमारे संवाददाता रितेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, जन कल्याणकारी सेवाएं हैं उनका वादा किया गया और उसके बाद सत्ता में आते ही बिजली की दरें बढ़ा दी गई। क्या कुछ तर्क हैं सरकार के और क्या कुछ वहां पर लोगों के विचार हैं? किस तरह से लोगों में भी एक तरह से वो वहां की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है? जैसा आपने कहा कि सरकार का तर्क यही है कि हम पर जो है वित्तीय बोझ काफी ज्यादा बढ़ रहा था, तो इस बोझ को कम करने के लिए ही ये दरें बढ़ाई गई। वहीं जब लोगों से कल हमने पूरी पूछताछ की, कल जब ये खबर आई तो उसके बाद लोगों से पूछताछ की, कई इलाकों में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, झुग्गी बस्तियों में गए, तो सब में से कॉमन चीज एक ही है निकल के आई। सरकार कहती है कि बहुत थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन जब यूनिट बाय यूनिट और इसको उस सेट जो इन्होंने बना के रखा हुआ है उस सेगमेंट से यदि निकाल के रखा जाए तो ये दरें उन पर काफी भारी पड़ रही। उन्हें आमदनी उनकी वही रही है, पिछले कुछ सालों से आमदनी घटी है, कायदे से बढ़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी तरह अपना जीवन चला रहे हैं और इस पर जब बिजली की दरों का बोझ बढ़ जाएगा तो वो कैसे जिएंगे। राज्य सरकार को इनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। वहीं रिहायशी कॉलोनी में जहां बड़े बड़े रिच लोग रहते हैं, वहां जब पूछा गया तो उनको भी परेशानी
नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया। उनका ये कहना है कि तमिलनाडु, चेन्नई जो ऐसा इलाका है जहां गर्मी 12 महीने रहती है, तो एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इन सब का प्रयोग होता ही रहता है। तो ऐसे में जब ये चीजें दरें बढ़ेंगी तो इनका स्लैब जो है, एक नीचे वाला जो स्लैब था उससे बढ़कर दूसरे बढ़े हुए स्लैब में आ जाएगा, तो इनका खर्च तो बढ़ेगा ही, और गृहिणियां इस चीज से काफी परेशान है। वैसे टेंजेटगो और मैंने अपने बिजली विभाग के अधिकारियों से कोशिश की कि उनसे कुछ प्रतिक्रिया मिल जाए, लेकिन कैमरे पर बात करने से सभी ने मना कर दिया। हालांकि बिजली विभाग ने एक रिलीज जारी की है जिसमें बताया गया है कि पिछले 10 सालों में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। और मैं आपको बता दूं कि 10 साल पहले बिजली विभाग पर जो घाटा, वित्तीय घाटा सब्सिडी के कारण देखा जा रहा था, वो बताया जाता था कि लगभग 19 करोड़ रुपए था, जो कि अब 10 सालों के बाद 95 करोड़ रुपए के लगभग आ गया है। तो इसलिए राज्य सरकार जो है अपना बोझ कम करने के लिए ये बोझ लोगों पे डाल रही है, और लोग ये समझ रहे हैं कि उनके ऊपर ऑलरेडी जो बोझ था, उस तमिलनाडु सरकार से यही अपेक्षा की थी कि वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं उसमें और कुछ इजाफा होगा या और कुछ योजनाएं आएंगी और लोगों की जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो दूर होंगी। लेकिन चुनाव के परिणामों के बाद जो ये फैसला लिया गया है, इससे लोगों में निराशा काफी है। लोग कितना बड़ा विश्वासघाती से महसूस कर रहे हैं, और एकदम से जो ये झटका लगा है, क्योंकि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सब्सिडी भी दी जाती है, लेकिन जिस तरह से इन क्षेत्रों को देखा जा रहा है तो उन्हें भी नहीं बख्शा गया है। इसे लेकर क्या कुछ असर पड़ने की संभावना है रितेश? देखिए, अभी इन चीज का लोग तो सीधा ठगा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही स्टालिन सरकार को लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु के अलावा पौंडीचेरी को जोड़ दिया जाए तो 40 की 40 सीटें जिता के दी गई थी। तो लोगों का भरोसा था कि स्टालिन सरकार आने वाले दिनों में उनके लिए और भी अच्छे काम करेगी। लेकिन महीने भर के बाद ही बिजली की दरों का बढ़ जाना, ये लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने जो विश्वास किया था वो विश्वास जो है अब डिग रहा है, और बिल्कुल लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहाँ तो वो उम्मीद कर रहे थे कि जन कल्याणकारी योजनाएं बढ़ेंगी, वहीं बिजली का एक तगड़ा करंट भी वहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। रितेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार देश में 1 जुलाई को लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी। इसके लिए कोलकाता के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। पैनल को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। देश में 1 जुलाई को केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। ये 3 नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को तुरंत न्याय दिलाना और न्यायिक और न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना है। पश्चिम बंगाल में इन कानूनों को लागू करने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल गृह वैज्ञानिक विभाग ने कहा कि राज्य सरकार ने आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश असीम रॉय की अध्यक्षता में गठित पैनल में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक और वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को शामिल किया गया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके तहत पैनल को सभी विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, अनुसंधान सहायकों और कानून विशेषज्ञों से चर्चा के बाद जरूरी सुझावों के साथ 3 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार के इस कदम और उसके मकसद पर सवाल उठाए हैं।
राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने समिति के उद्देश्यों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। बयान के अनुसार राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री को यह भी याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं हो सकता। राज्यपाल कार्यालय ने कहा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संशोधित सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति के उद्देश्यों पर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है। राज्यपाल इस बारे में विशिष्ट रिपोर्ट चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर समय पर प्रस्ताव का जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत आज झारखंड के श्रीपुर के विकास भारती मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वो ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मोहन भागवत विकास भारती के मुख्यालय परिसर में ग्रामीणों को भी संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 40% हो गई है। उन्होंने कहा, जनसांख्यिकीय परिवर्तन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। सीता सोरेन का साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है आप लोग खुद जानते हैं। उनका हस्बैंड का हत्या हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो वो महिला का साथ खड़ा होना हमारा पार्टी का जिम्मेदारी है। गीता कोरा जी का खिलाफ और बहुत बड़ा जनजातीय नेत्री है, अपना दम पे 2-3 बार लोकसभा सीट जीते हैं। हस्बैंड का ऊपर जो भी कंप्लेन है, मैं सभा में बोला, हेमंत सोरेन जी का ऊपर जो भी कंप्लेन है, लेकिन मैं कल्पना जी का ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। मधु कोड़ा जी का ऊपर केस चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि गीता कोड़ा भी आसामी है। ये गलत फहमी है। आज ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया है, मैं कल्पना सोरेन को इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं मानता। संपाई सोरेन जी को हटा के जेएमएम कम से कम 10 सीट का माइनस में आ चुका है। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें रायगढ़ के पास महाड़ से हिरासत में लिया गया, जहां वो एक होटल में रुकी हुई थी। पूजा खेड़कर की मां पर किसानों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पूजा खेड़कर की मां का धमकाने का वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें एक जमीनी विवाद को लेकर वो हाथ में बंदूक लिए कुछ लोगों को धमका रही थी। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेड़कर समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोरमा का फोन बंद था, वो जांच में भी सहयोग नहीं कर रही थी। पुलिस पानेर स्थित उनके बंगले पर भी पहुंची और वीडियो रिकॉर्ड किया, जहां अधिकारियों को कुछ नहीं मिला। पुलिस का कहना था वहां पर अधिकारियों को कोई नहीं मिला और मनोरमा और दिलीप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूजा के परिवार की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। मां के अलावा पूजा खेड़कर के रिटायर्ड पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो को सबूत मिले हैं कि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। एंटी करप्शन ब्यूरो के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि इसके संकेत मिले हैं कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने महाराष्ट्र सरकार में अपनी सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। वे साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमपीसीबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय 1392 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में देश की राजधानी दिल्ली समेत 5 शहरों में छापेमारी कर रहा है। ईडी दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर में 15 ठिकानों पर रेड कर रही है। बैंक घोटाले में ये छापेमारी महेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और उनके परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ की जा रही है। देश के सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन लेखा परीक्षा के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के जरिए लेखा परीक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर है। कार्यक्रम के दौरान गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि ये केंद्र स्थानीय शासन में सुधार के लिए एक बेहतर कदम साबित होगा।
समझता हूं कि जो ICAL आज अपनी इनॉग्रेशन कर रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल बॉडीज़ के ऑफिशियल्स हैं, उनको बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो ट्रेनिंग है, वो एक बहुत नेसेसरी पार्ट है हमारे जो भी हम ड्यूटी करते हैं उसके लिए। मैं अब आज उस टाइम को याद कर रहा था जब मैं पहली बार सरपंच बना, तो 2 साल तक तो मैं अपने काम को नहीं समझ पाया था, मैं ऑडिटिंग को नहीं समझ पाया था। लेकिन जब ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए वो बहुत सार्थक रहेगा। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी उपलब्धियों को दर्शाते हुए प्रस्तुति दी, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। DD न्यूज संवाददाता असीम मिश्रा ने अलग अलग जगहों से आए प्रतिनिधियों से बात की। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डिपार्टमेंट का कि उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया, इस बारे में सोचा कि पंचायतों की भी ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पंचायत हो या स्टेट या नेशनल लेवल का कोई भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ऑडिट बहुत ज़रूरी है। मेरे पंचायत की ऑडिट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे टेन्योर में ये 3रा साल है और 3री ऑडिट मेरी हो चुकी है, तो ये बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इस ICAL के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हम रूट लेवल तक ऑडिट को ले जा रहे हैं, ताकि जो भी फंड है या जो भी कार्य हैं हम जो कर रहे हैं उसमें पैसे का सदुपयोग हो और हम उस पैसे को कहीं और यूज कर सकते हैं यदि वो सेफ होता है। ये जो प्रोग्राम रखा है CAG ने, ये पंचायत के जो लोग हैं, पंचायत के जो सरपंच है, सचिव है, ये ऑडिट की तरफ से बहुत भय रहता है उनको कि ऑडिट क्या है, ऑडिट समझा नहीं जाता। और जब ऑडिट होने के बाद कुछ निकलते हैं, मिस्टेक निकलते हैं, तो उसमें भी उनका दिमाग भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये जो पहल की है CAG ने, ये बहुत अच्छी की है। ये सरपंच और जो सचिव लोग हैं, जो लोकल बॉडीज है, उनको भी ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि अगर भय निकल गया आदमी के इसमें तो काम ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छा तरीके से होगा, और पूरी मालूमात अगर ये इसकी रही ऑडिट की तो वो भी काम अच्छे तरह से करेंगे। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को आज फिर से खोल दिया गया है। इससे पहले 46 साल के लंबे अंतराल के बाद 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया था, जिसके बाद खजाने के द्वार 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। जब 1978 में पुरी जगन्नाथ मंदिर का खजाना खोला गया तो उस वक्त रत्नों और आभूषणों की गिनती में 72 दिन लगे थे। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का धाम धन धान्य से परिपूर्ण रहा है। मंदिर का रत्न भंडार अमूल्य निधियों से भरा हुआ है। इनमें बेशकीमती रत्न, आभूषण, दुर्लभ धातुओं की मूर्तियां, सोने चांदी की मुद्राएं, मुकुट और अन्य अलंकार शामिल है। आज इसे दोबारा खोल दिया गया है। रत्नों की गिनती के दौरान एक एक कर खजाने की निधियों की जानकारी लोगों के सामने आएगी। श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के खुलने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ शंकर स्वयं ने कहा कि आज भीतर रत्न भंडार से सभी कीमती सामान और आभूषणों को सरकार द्वारा निर्धारित SOP के तहत अस्थायी रत्न भंडार में स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई है, तो आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए SOP के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। और अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली NCR के लोग एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे हैं, वहीं पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में जोरदार बारिश ने सितम ढा रखा है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में रिमझिम बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की उम्मीद है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली, NCR सहित बिहार और उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। और अब देख लेते हैं खबरें अर्थ जगत से जुड़ी।
अर्थ जगत की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC ने HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल जैसी निजी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में प्रदर्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे ढांचागत क्षेत्र जैसे बढ़ते क्षेत्रों पर लगाए गए दावों की अहम भूमिका रही है। LIC का शेयर बीते एक साल में करीब 80% तक उछल चुका है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 18 जुलाई को LIC का शेयर 620 रुपये पर था, लेकिन इस साल 16 जुलाई को यह करीब 1109 रुपये के भाव पर बंद हुआ। भारत की योजना 2047 तक अपने हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 300 करने की है, जो कि यात्री यातायात में 8 गुना वृद्धि के आधार पर है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत अपने विमानन क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के कगार पर है। 2047 तक देश का लक्ष्य अपने हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना से अधिक करके कुल 300 तक पहुंचाने का है। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य यात्री यातायात में होने वाली 8 गुना बढ़ोतरी से प्रेरित है। वर्तमान में भारत में 138 हवाई अड्डों से परिचालन होता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक व्यापक विस्तार योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसमें मौजूदा हवाई पट्टियों को पूरी तरह से परिचालन वाले हवाई अड्डों में अपग्रेड करना और जमीनी स्तर से नए हवाई अड्डों का निर्माण करना शामिल है। That is the commitment of our Prime Minister Narendra Modi ji, and he has said before also Hawai Chappal se Hawai Jahaz tak, and he has been committed since day one that aviation should go to reach to 140 crore people of this country. Everyone should be able to travel, and with that commitment he has launched the Udan scheme, and through that we have built new airports. In 2014 there were only 70 airports in the country. Now we have expanded to 157 airports, and like you have said, in the next 20-25 years we want to double this number of airports, and there is good scope also. एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे विमानों को उतारने के लिए लगभग 70 हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। इसके अलावा 40 हवाई पट्टियों को छोटे विमानों की सेवा के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां हवाई पट्टी विकसित नहीं की जा सकती या जहां 50 किलोमीटर के दायरे में कोई नागरिक हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास योजना के मसौदे के अनुसार वार्षिक यात्री संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 2047 तक 3 अरब से 3.5 अरब के बीच पहुंच जाएगी, जो मौजूदा 37.6 करोड़ से काफी अधिक है। अनुमान है कि कुल यातायात में अंतर्राष्ट्रीय यातायात का हिस्सा लगभग 10 से 12% होगा। 2047 तक अनुमानित 18,000 से 20,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति एक यात्रा की औसत प्राप्त करने का अनुमान है, और उस समय तक संभवतः 3 अरब से अधिक यात्रियों को समायोजित किया जा सकेगा। यह भारत के विमानन क्षेत्र में एक नई सुबह होगी। ये विस्तार न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाने का वादा करता है, बल्कि आर्थिक विकास को और उसके साथ साथ लाखों यात्रियों के लिए भी अधिक सुविधा प्रदान करने का भी वादा करता है। भारत वास्तव में एविएशन सेक्टर की दुनिया में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। कैंपस नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। पेरिस ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो खेल की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों की। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से 6 तीरंदाज पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव पदक पर निशाना लगाएंगे। वहीं महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भकत और अनुभवी दीपिका कुमारी शामिल हैं। तीरंदाजी की स्पर्धाएं 25 जुलाई से शुरू होंगी। भारत की तीरंदाजी टीम तैयार है पेरिस ओलंपिक में अपने खेल की चमक बिखेरने को। पेरिस 2024 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई से तीरंदाजी की प्रतियोगिता से करेगा, जिसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
40 वर्षीय तरुणदीप राय ने एथेंस 2004 ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था। वे लंदन 2012 और टोक्यो 2020 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तरुणदीप अब एक बार फिर ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। वहीं अनुभवी तीरंदाज दीपिका 2012 लंदन ओलंपिक से लगातार इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं। दीपिका ने शीर्ष रैंकिंग के साथ लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। हालांकि वे पदक जीतने में असफल रहीं। रियो ओलंपिक में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। पेरिस रवाना होने से पहले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के दौरान दीपिका ने उम्मीद जताई कि पेरिस ओलंपिक में वे अपने पिछले अनुभव के साथ उतरेंगी। सर बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ। भारतीय तीरंदाजी दल में शामिल प्रवीण जाधव इस बार दूसरी बार ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इससे पहले प्रवीण जाधव ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन वे पदक जीतने से चूक गए थे। इनके अलावा धीरज बोमादेवरा इस बार ओलंपिक में डेब्यू करेंगे। धीरज ने पिछले साल बैंकॉक में एशियाई क्वालीफायर से व्यक्तिगत पुरुष कोटा हासिल किया था। वहीं पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली महिला तीरंदाज भजन कौर तीरंदाजी ओलंपिक क्वालीफायर में व्यक्तिगत महिला कोटा हासिल करने में सफल रही थीं। जबकि अंकिता भगत ने ओलंपिक क्वालीफायर में फिलीपींस की गैब्रियल मोनिका को हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए अपना टिकट कटाया था। बहरहाल इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाजों का दल पेरिस ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। वहीं खेल प्रेमियों को भी इस बार तीरंदाजी दल से पदक की पूरी उम्मीद है। दिल्ली से सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्रिकेट में महिलाओं की एशिया कप T20 प्रतियोगिता कल से श्रीलंका के दामुला में शुरू होगी। इस प्रतियोगिता के सभी मैच रनगिरी दामुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच कल ग्रुप ए की टीमों संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के बीच खेला जाएगा। उसके बाद ग्रुप ए में ही भारतीय टीम की भिड़ंत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगी। फाइनल मैच 28 जुलाई को दामुला में खेला जाएगा। श्रीलंका के दौरे पर सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के T20 कप्तान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर के अलावा रोहित शर्मा भी T20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तान के रूप में पसंद कर रहे हैं। बात टेनिस की। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में सुमित नागल की भिड़ंत अर्जेंटीना के मैरियानो नावोने से होगी। सोमवार को जारी की गई एटीपी रैंकिंग्स में सुमित नागल अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 68वें स्थान पर पहुंच गए थे। उन्हें 5 स्थान का फायदा हुआ था। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो बांग्लादेश के कई शहरों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन में आज एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले हिंसक प्रदर्शन में पिछले 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 1 जुलाई को विभिन्न सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू किया था। छात्र 5 जून के उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश सरकार को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के लिए कहा गया था। बांग्लादेश की कोटा प्रणाली में अच्छे वेतन वाले सिविल सेवा के पदों में से आधे से अधिक पद यानी सैकड़ों हजार सरकारी नौकरियां विशिष्ट समूहों के लिए आरक्षित हैं। इसमें 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए संग्राम में भाग लेने वाले मुक्ति योद्धाओं के बच्चे भी शामिल हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी नौकरी में 5% कोटा, महिलाओं और पिछड़े जिलों के लिए 10% कोटा, मुक्ति वाहिनी योद्धाओं के बच्चों और पोते पोतियों के लिए 30% कोटा और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए 44% कोटा निर्धारित है। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के मामले में अमेरिकी संसदीय कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। कमेटी ने सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल को एक समन जारी कर
सोमवार को पहली सुनवाई में पेश होने को कहा है। अमेरिकी संसद के हाउस ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन ने बुधवार को यह समन जारी किया। संसदीय समिति के प्रतिनिधि और प्रवक्ता जेम्स कॉमन ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भले ही सीक्रेट सर्विस उनकी उपस्थिति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि होमलैंड सुरक्षा अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया है और समिति के साथ कोई अपडेट या जानकारी साझा नहीं की गई है। समिति के साथ पारदर्शिता की कमी और सहयोग करने में विफलता के कारण सीक्रेट सर्विस का नेतृत्व करने की चीटल की क्षमता पर सवाल खड़े हुए हैं। सीक्रेट सर्विस के चीफ किम्बर्ली चीटल ने कहा है कि सीक्रेट सर्विस हमले की जांच करने वाली कांग्रेस समितियों का पूरी तरह से सहयोग करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसमें छात्रों के पढ़ने के लिए रूम, मरीजों के लिए वेटिंग एरिया जिसमें 500 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने नई फार्मेसी का भी उद्घाटन किया, जहां मरीज को आसानी से दवाइयां मिल सकेंगी। इसके अलावा नए स्वास्थ्य सचिव ने नई ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी उद्घाटन किया। इन सुविधाओं में आरएमएल अस्पताल में मरीजों को काफी फायदा होगा। आरएमएल अस्पताल में हर दिन 8 से 10 हजार मरीज ओपीडी में दिखाने आते हैं। पेशेंट की वेटिंग एरिया लगभग 500 का नया बना है और एक फार्मेसी के अंदर भी नए काउंटर 10 बने हैं। तो इससे मेरे को लगता है पेशेंट्स को बहुत लाभ होगा, क्योंकि पेशेंट जो आ जाते हैं यहाँ पर बताया गया कि 8 से 10 हज़ार की ओपीडी होती है। ओपीडी रजिस्ट्रेशन में आपने देखा ही होगा किस तरह का यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। तो अब 23 बड़े सुसज्जित काउंटर बने हैं, एयर कंडीशन है, और उसके अंदर जो 23 काउंटर बढ़ने से पेशेंट्स की जल्दी ओपीडी की रजिस्ट्रेशन हो पाएगी। फार्मेसी में जो उनको मेडिसिन मिलती है वो जल्दी उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही जो वेटिंग एरिया है वो भी बढ़ाया गया है, तो जो लोग यहाँ पर आके रुकना पड़ता है उसके लिए भी उनको वो होगा। और रीडिंग रूम में जो हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, उन सबको फायदा होगा। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।